हेलो एवरीबॉडी। हम एवोल्यूशन ऑफ ड्रामा के बारे में बात कर रहे थे। हमने हमारी पिछली वीडियो में जो ड्रामा का बेस है, कहीं ना कहीं ग्रीक ड्रामा है ना, तो उसके संबंध में हमने कल पूरी तरह से बात कर ली है। आज हम इसी फील्ड में आगे बढ़ते हुए बात करेंगे एवोल्यूशन ऑफ इंग्लिश ड्रामा। ठीक है, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। आइए सर, देखिए, जर्नली हम यदि इंग्लिश ड्रामास को डिवाइड करने चलें तो इनको हम 4 कैटेगरीज में बांट सकते हैं। ठीक है, पहला रिलीजियस ड्रामास है ना, दूसरा मोरालिटी ड्रामास, तीसरा इंटरल्यूड्स, चौथा आर्टिस्टिक ड्रामा। ठीक है, ये 4 को बेस बना के हम चल रहे हैं। ठीक है, कि ड्रामा को यदि हम स्पेक्टिकल्स देखें, मॉडर्न ये जो आज का ड्रामा है इस ड्रामा के अंडर आता है। यदि मैं आज इस जगह पर बैठ के ड्रामा को, इंग्लिश ड्रामा को डिवाइड करने की कोशिश करूं तो ये 4 मेजर पार्ट्स में डिवाइड कर सकता हूं। ठीक है, अब चूंकि ये 4 टाइप हैं तो इनमें से पहले टाइप की बात हम करने लग रहे हैं। अब सुनिए, देखो, बात कर रहे हैं रिलीजियस ड्रामा की। तो रिलीजियस ड्रामा जो होता है, नाम से ही समझ आ रहा है रिलीजन से रिलेटेड है, और इनका रिलीजन है क्रिश्चियनिटी। ठीक है, रिलीजियस ड्रामा, ये ड्रामास जनरली 2 प्रकार के होते हैं। पहला मिस्ट्री प्ले, दूसरा मिरेकल प्ले। ठीक है, सुनिए, मिस्ट्री क्या होती है? मिस्ट्री इज समथिंग विच इज सिंपली टू डू समथिंग विद गॉड, है ना, भगवान के साथ। गॉड एक मिस्ट्री है ना, बिकॉज ऐसा लोग कहते हैं कि हमने विटनेस नहीं किया गॉड को, लेकिन वही बात है कि मानने का हिसाब रहता है, कोई मानता है कोई नहीं मानता है। बहुत से लोग मानते हैं, बहुत से लोगों ने देखा भी है गॉड को, है ना। देख, तो ये जो मिस्ट्री प्ले हुआ करते थे, इनका परफॉर्मेंस होता था एक फेस्टिवल पे, जिसको लिटर्जी कहा जाता है, लिटर्जी प्रैक्टिसेस। इस लिटर्जी प्रैक्टिस के अंदर अलग अलग चर्च हुआ करते थे, और चर्च में जो पदस्थ कह सकते हैं, जो कार्यकारी सदस्य होते थे ना, जैसे हमारे यहाँ हमारे मंदिर में पुजारी जी होते हैं ना, और क्रिश्चियनिज्म में पादरी होता है ना, प्रीस्ट होता है ना, बिल्कुल इसी प्रकार से जो चर्च से जुड़े हुए लोग हुआ करते थे, इस समय पे मिस्ट्री प्लेस में जो एक्टर के तौर पर जो काम करते थे, वो होते थे कौन? चर्च के पीपल, है ना। यहाँ कोई प्रोफेशनल नहीं होता था, कोई भी प्रोफेशनल एक्टर नहीं होता था। ये जितने भी कैरेक्टर्स होते थे वो सब चर्च के लोग होते थे, क्योंकि ये जो प्ले है मिस्ट्री प्ले, ये कहीं ना कहीं
रिलीजन को फॉलो करता है और ये कहानियां बताता है बाइबल की। ठीक है, कोई थिएटर ऑनर नहीं होता था, कोई थिएटर कंपनी नहीं हुआ करती थी, अलग अलग चर्च हुआ करते थे जो कहीं ना कहीं इस मौके पे, लिटर्जी के मौके पे सब अपना अपना ड्रामा दिखाते थे। और इनका जो परफॉर्मेंस हुआ करता था ना, वो परफॉर्मेंस किसी भी थिएटर में नहीं होता था, रेदर वो परफॉर्मेंस चर्च की प्रमाइसिस में होता था। प्रमाइसिस समझते हैं? चर्च के इर्द गिर्द का एरिया है ना, चर्च की प्रमाइसिस में होता है ना, वहां होता था परफॉर्मेंस। ठीक है, और इसका जो जज हुआ करता था वो किंग होता था। किंग बताता था कि कौन से वाले, आई शुड से, जो चर्च की अलग अलग कंपनियां है ना, जो चर्च के लोग हैं जो कहीं ना कहीं बिब्लिकल स्टोरीज नरेट कर रहे हैं ना, स्टेज पे प्रेजेंट कर रहे हैं, तो इनमें से कौन सा जीता, इस प्रकार से। समझ गए आप? चलिए, अब इसमें मैं चल रहा हूं आगे। यदि इस प्रकार के प्लेस में, मिस्ट्री प्लेस में, जो कहीं ना कहीं डायरेक्टली गॉड से एसोसिएटेड है, यदि हम इनके कुछ एग्जाम्पल्स उठाने बैठे तो मेरी बात सुनिए। पहले तो जो कंपनियां होती थी वो चर्च की होती थी, कहीं ना कहीं चर्च ही अपने जो कहते थे, जो अनुयायी होते थे धर्म के, उनको ट्रेंड करते थे, है ना, किस लिए? कि वो बाइबल की स्टोरीज को स्टेज पर प्रेजेंट कर सके ताकि लोग धर्म की ओर झुकें, लोग धर्म को समझने लगे। आपको जान के आश्चर्य होगा कि शुरुआत में जो इनका धार्मिक ग्रंथ है ना, वो इनकी भाषा में नहीं लिखा हुआ था, है ना, लैटिन लैंग्वेज में लिखा हुआ था। तो जो कॉमनर्स थे, जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, क्योंकि इंग्लिश भी थी तो कुछ ज्यादा हाई लेवल की इंग्लिश थी, एक रिटन लैंग्वेज में और स्पोकन लैंग्वेज में, इन दोनों में बहुत अंतर होता है। तो जो कॉमनर्स जो लैंग्वेज नहीं समझ पा रहे, उनको समझाने के लिए इस प्रकार के प्लेस का मोचन किया जाता था। पूर्ण प्रयास किया जाता था कि कॉमन बीइंग को कहीं ना कहीं मोरल वैल्यूज दी जाए बाइबल की कहानियों के द्वारा, है ना, गॉड से रिलेटेड, है ना। अब जो मैंने बताया, कुछ जो चर्च हुआ करते थे, है ना, जो बाइबल की कहानियों का आई शुड से प्रेजेंटेशन देते थे स्टेज पे, तो ऐसे कुछ चर्च साइकिल हैं, जैसे यॉर्क साइकिल। इनके पास तकरीबन 48 कहानियां थी। ठीक है, बाइबल से जुड़ी हुई, है ना। दूसरा जो हो सकता है वो है कॉवेंट्री, 42 स्टोरीज। ठीक है, तीसरा यदि हम देखने चलें तो ये हो सकता है बेकफील्ड साइकिल। इसमें जो है 30 स्टोरीज थी बाइबल की। और चौथा आया चेस्टर, इसमें 25 थी, है ना। तो ये जो कहानियां हैं ये कहीं ना कहीं बाइबल को अपने आप में समेटे हुए हैं, और इनका प्रेजेंटेशन इसलिए दिया जा रहा है ताकि जो जनरल फोक हैं, बहुत अधिक शिक्षित नहीं हैं, उनको एजुकेशन कह सकते हैं, जो मोरल वैल्यूज हैं, जो उनकी धार्मिक जो ग्रंथ है, जो कहीं ना कहीं जिस विषय की वकालत करता है, उन सारी चीजों को कॉमनर्स तक पहुंचाने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन अचंभे की बात यह है, शुरुआत में इसमें ऑडियंस को इंटेलिजेंस नहीं मिला। किंग बैठते थे, किंग स्वयं फैसला करते थे, और ये लोग आपस में जो है इनका प्रेजेंटेशन करते थे, है ना, ये सब। उसके बाद में किंग चूज करते थे कौन अच्छा है, किसका परफॉर्मेंस अच्छा है, फिर वही जीतता था। इस प्रैक्टिस को लिटर्जी का। ठीक है, चल आगे चल। अब हमने किसकी बात करी अभी? अभी हमने बात करी है, हमने बात की मिस्ट्री प्लेस की। अब हम बात करेंगे मिरेकल प्लेस की।
अच्छा एक सेकंड रुकिए, इसमें कुछ एग्जाम्पल्स भी डाल सकते हो आप। होल्ड ऑन, इसमें कुछ चाहें आप तो एग्जाम्पल्स भी डाल सकते हैं इसके, है ना। जैसे उदाहरण के तौर पे आप मान लीजिए नोआ हुआ, ये वही नोआ मिथ वाला। द टेम्पटेशन हुआ, ये वही टेम्पटेशन है जो लूसीफर ने किया था एडम ईव के साथ, है ना। एडम ईव ये जो जोड़ा है, ये गॉड थे ना, गॉड के गार्डन में हुआ करता था, है ना, ईडन गार्डन में, है ना। वहां ये जो ईव थी इसको टेम्प्ट किया किसने? लूसीफर ने। टेम्प्ट किसके लिए किया कि आप फॉरबिडन फ्रूट खा लो, है ना। उसी फॉरबिडन फ्रूट को खाने के बाद में गॉड उन दोनों को, एडम और ईव को एक्सपेल कर देते हैं हेवन से, है ना, सीधा अर्थ पे। और इस प्रकार इस पॉइंट को कहीं ना कहीं अर्थ की शुरुआत माना जाता है ना। तो ये दो एग्जाम्पल्स हो सकते हैं मिस्ट्री प्लेस के, ठीक है। अगला जो टाइप है वो है, अगला जो टाइप है वो है मिरेकल प्लेस, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, लेट मी इरेज इट, आई होप यू पीपल ऑल हैव सीन दैट, है ना। अब जो है वो है मिरेकल प्लेस। मिरेकल प्लेस का कहीं ना कहीं संबंध होता है सेंट्स के साथ, लाइफ ऑफ सेंट्स के साथ, है ना। आपने अक्षय कुमार की एक मूवी देखी होगी, एक क्या कई मूवियों में एक डायलॉग सुना होगा, मिरेकल मिरेकल मिरेकल, है ना। मिरेकल इज समथिंग मिस्टिकल विद ह्यूमन बीइंग, है ना। गॉड ना होकर के किसी भी इंसान के साथ कोई ऐसी मिस्टिक चीज हो जाए, है ना। तो ये मिरेकल प्लेस है, इनमें यदि एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो ले सेंटा डी कैथरीना, ये एग्जाम्पल है ना। ये 11वीं शताब्दी, 11th सेंचुरी में परफॉर्म हुआ था डंसडेल थिएटर में, ठीक है। मिस्ट्री प्लेस और मिरेकल प्लेस में इतना अंतर है कि मिस्ट्री प्लेस में डायरेक्टली ऑडियंस को शुरुआत में एंगेज करने से कहीं ना कहीं मना किया जाता था, रोका जाता था। लेकिन समय के साथ जब ये मिस्ट्री प्लेस मिरेकल प्लेस में बदले तो कॉमनर्स को एंट्री दे दी गई, कॉमनर्स आके देख सकते थे, है ना। एक्टर्स अभी भी चर्च वाले एक्टर्स है ना, ये अभी भी प्रोफेशनल एक्टर्स नहीं है ना, चर्च के लोग हैं, है ना, ये एक्ट कर रहे हैं प्लेस में। बस बात ये है कि अभी तक ये टोटली चर्च के प्रोमाइसेस में था, अब ये उससे थोड़ा सा बाहर आ गया, थोड़ी सी ओपननेस हो गई इसमें, है ना। और अब चूंकि अब यहाँ से मोरलिटी बढ़ना शुरू हुई, कहीं ना कहीं प्रसार होना शुरू हुआ एक आर्ट का, एक आर्ट फॉर्म का, है ना। तो इसमें हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं ना मेरेकल प्लेस में, तो कह सकते हैं, मैं समझता हूँ शायद शायद अब इनका इतना ज्यादा रोल नहीं है और बहुत ज्यादा इनसे पूछा भी नहीं जाता है, तो मिरेकल प्लेस के बारे में इतनी मोर देन इनफ इंफॉर्मेशन है। अगर मैं इसका अगला टाइप आपको बताऊं, है ना, अभी हमने रिलीजियस प्लेस के बारे में बात कर ली, पहला मिस्ट्री, दूसरा मिरेकल। अब हम जिसके बारे में बात करने वाले हैं वो है मोरालिटी प्ले, है ना। मोरालिटी प्लेस क्या होते हैं? मोरालिटी प्लेस वो प्लेस होते हैं जो वाइसेस और वर्च्यू से रिलेटेड कैरेक्टर डिजाइन करें, है ना, और फिर उनसे कहीं ना कहीं लोगों को सिखाएं,
है ना, सिखाने का प्रयास करें। जो वाइसेस और वर्च्यूज के नाम पे कैरेक्टर रख दिए, जैसे जैसे वर्ल्डली वाइज मैन हुआ, है ना, वर्च्यू जैसे हैप्पीनेस हो गई, जैसे कोई लव हो गया, अगर उसका नाम लव है तो वो लोगों को प्रेम कर रहा है, किसी का नाम हेट है तो वो लोगों को हेट कर रहा है। तो इस प्रकार से वाइसेस एंड वर्च्यूज को डिजाइन करके कैरेक्टर्स बनाए जाते हैं, और वो कहीं ना कहीं अपने नाम को रिप्रेजेंट करते हैं ना सोसाइटी में, है ना। तो इस प्रकार की प्लेस को मोरालिटी प्लेस कहा जाता था। यदि मोरालिटी प्लेस के बारे में देखा जाए तो मोरालिटी प्लेस के कई एग्जांपल्स हो सकते हैं, जैसे एवरीमैन है। इसका ऑथर नहीं पता कौन है, अननोन है, ठीक है। ऑथर एवरीमैन का, ये एवरीमैन की कहानी है, कैसे वो जीवन से भगवान की प्राप्ति करता है ना कहीं सेल्वेशन से रिलेटेड वर्क्स होते हैं ये मोरालिटी प्लेस, है ना। इनमें व्यक्ति की जो जर्नी होती है वो दिखाई जाती है, इस वर्ल्ड से भगवान की वर्ल्ड की ओर, है ना। अगला यदि देखा जाए तो इसमें और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे पिलग्रिम्स प्रोग्रेस। पिलग्रिम्स प्रोग्रेस, है ना, इसको जॉन वनियन ने लिखा है ना। जॉन बनियन ने पिलग्रिम्स प्रोग्रेस को लिखा है। ठीक है, ये क्रिश्चियन नाम के कैरेक्टर की कहानी को बताता है। क्रिश्चियन नाम के कैरेक्टर की कहानी के बारे में बताता है, स्टोरी है ये क्रिश्चियन की। ये परेशान है ना, कह सकते हैं एकदम सफरिंग फैली हुई है ना, जहाँ ये सिटी में रहता है ना? और वहां से ये गॉड की तरफ जाने का प्रयास करता है, सारी मटेरियलिस्टिक चीजों को छोड़ के, डिस्ट्रक्शन को छोड़ के, है ना। और ये इसी की कहानी है। जॉन बनियन को चाइल्ड ऑफ प्यूरिटनिज्म के नाम से जाना जाता है। इस वर्क को, पिलग्रिम्स प्रोग्रेस को, कई बार, नॉट जस्ट वन और टू टाइम, कई बार इसको कैटेगरी में लिया जाता है नोवेल की में, कि शायद ये एक नोवेल के फॉर्म में लिखा है, क्योंकि ये कहानी टोटली इमेजिनेटिव है ना। और इनको कई बार जॉन मिल्टन के साथ शेक्सपियर किया जाता है, कि जॉन मिल्टन तो फिर भी कई भाषाओं के ज्ञानी थे, लेटिन हुई, हिंदी हुई, है ना। हिंदी इसलिए क्योंकि उर्दू भी है ना, उर्दू के, हिंदी के, कई भाषाओं के ज्ञानी थे मिस्टर जॉन मिल्टन। तो जॉन मिल्टन को जॉन बनियन के साथ कई बार कंपेयर किया जाता है, कि जॉन मिल्टन ने कई लैंग्वेजेस पढ़ी थी, वहीं जॉन मिल्टन ने कई लैंग्वेजेस पढ़ी थी, वहीं जॉन बनियन ने बहुत कम लैंग्वेजेस पढ़ी। प्यूरिटनिज्म के चाइल्ड होने के बावजूद इस प्रकार से कोई क्रिएटिव वर्क कैसे लिख सकता है, ये अचंबा डालता है कहीं ना कहीं लोगों में, है ना। तो ये हमने कहीं ना कहीं बात कर ली है। इसमें अगर एक और एग्जांपल मैं डालना चाहूँ तो एक और एग्जांपल डाल सकता हूँ, वो है डांस ऑफ सेवन डेडली सिंस। ठीक है, ये कुछ एग्जांपल्स हो सकते हैं मोरालिटी प्लेस की कैटेगरी में। अब हम यहीं से आगे बढ़ रहे हैं, है ना। आई एम जस्ट क्लीनिंग द बोर्ड, यदि आपको कुछ देखना हो तो पॉज करके देख लीजिए। देख, अब हम कहाँ बात कर रहे हैं, हम बात करने लग रहे हैं इंटरल्यूड की। इंटरल्यूड्स का, देख, इंटरल्यूड्स प्लेस में इनकॉर्पोरेट करी जाती हैं, ये बहुत छोटे छोटे सब प्लॉट्स होते हैं प्लॉट्स में, है ना। सब प्लॉट्स मतलब कोई कहानी चल रही है, आपने कई हॉरर स्टोरीज देखी होंगी, जैसे वीराना हुई, और भी कई स्टोरीज हैं। स्टोरी के एक हाफ में पूरी हॉरर प्रेजेंटेशन दी जा रही है, वहीं दूसरे हाफ में कोई ना कोई एक ऐसा कैरेक्टर है जो हंसी लाने का प्रयास करता है लोगों के चेहरे पे, है ना। तो वो जो हंसी लाने का प्रयास कर रहा है मेन स्टोरी से हटके, उसको ही इंटरल्यूड का है ना। जैसे विजय राज हुआ, तो वो एक इंटरल्यूड है। ये 5 एक्ट्स में नहीं लिखे जाते हैं, ये आपको याद रखना है। अच्छा, एक बात और ध्यान से मेरी सुनिए आप,
आप जो इंग्लिश ड्रामा है, जो मॉडर्न ड्रामा है, शेक्सपियरियन ड्रामा मान लीजिए, या जो ड्रामा है जो रेनेसा के आसपास या फिर रेनेसा से बाद का जो ड्रामा है, उसमें जनरली 5 एक्ट्स हुआ करते थे। लेकिन यदि आप एंशिएंट ड्रामा की बात करेंगे तो उनमें एक्ट्स नहीं होते थे, उनमें कोरस हुआ करते थे। जब एक बदल के दूसरा कैरेक्टर आ रहा है तो बीच में कोरस बोलता था, तब तक जाके या तो वो अपनी ड्रेस चेंज कर लेते, है ना, या फिर दूसरा कैरेक्टर आ जाता। तो इसलिए वहां ज्यादा कोरस का इस्तेमाल होता है। अब चूंकि यहाँ एक्ट्स में डिवाइड कर दिया तो फिर उनको कोरस की कम जरूरत पड़ रही है, इसलिए कोरस एम्प्लॉय नहीं करते, है ना, मॉडर्न प्लेस में। ठीक है। तो जो इंटरल्यूड होता है जनरली ड्रामा, इस समय पे जो कह सकते हैं शेक्सपियरियन टाइम था, इस समय पे 5 एक्ट का ड्रामा हुआ करता था, लेकिन इंटरल्यूड्स बहुत छोटे होते, है ना। तो इंटरल्यूड्स को ड्रामा में कंसीडर नहीं किया जाता है जब वो कहीं ना कहीं किसी ड्रामा का हिस्सा होते हैं, अदरवाइज इनको इंटरल्यूड्स ही कहा जाता है। इंटरल्यूड्स के कई एग्जाम्पल हैं, जैसे जॉन हेवुड का एक वर्क है, फेमस वर्क है, 4 पीस, पेडलर, पामर, पोथेगेरी। इसी प्रकार से एक कैरेक्टर और है, ये चारों लोग हैं, चारों बैठ के आपस में डिस्कशन कर रहे हैं कौन ज्यादा बड़ी लाई बोल सकता है, कौन बड़ा झूठ बोल सकता है। तो कुछ इस प्रकार से ये छोटी सी कहानी है, इसको हम कंसीडर करते हैं क्या, इसको हम जानते हैं इंटरल्यूड के नाम से, है ना। तो ये एक इंटरल्यूड का एग्जाम्पल हो गया। यदि हमें और एग्जाम्पल चाहिए हो तो जैसे एक और है, वो है ब्रेथ, सैमुअल बेकेट का, है ना। सैमुअल बेकेट ने जो फेमस प्ले लिखा है ब्रेथ, ये एक्चुअली 3 हिस्सों में डिवाइड है। पहले साउंड ऑफ ब्रेक, लेबर पेन एंड क्राई ऑफ चाइल्ड, ये 3 हिस्सों में डिवाइड है, मतलब एकदम छोटा। ऐसा माना जाता है तकरीबन 36 सेकेंड में इसको परफॉर्म किया जा सकता है। मतलब बस एक्सप्रेशन देखने को मिल रहे हैं, जैसे कोई महिला लेबर पेन में दर्द से करा रही है ना, है ना। तो उसका कहीं ना कहीं थोड़ा ब्रीथ का साउंड है ना, जो आवाज होती है, कैसे हाई टोन में कह सकते हैं या फिर हाई इंटेंसिटी के साथ महिलाएं ब्रीथ करती हैं ना, उसके बाद में बच्चा जन्म लेता है तो उसकी आवाज कुछ इस प्रकार से, ये एक एग्जाम्पल और हो सकता है इंटरल्यूड का, है ना। तो ये 2 एग्जाम्पल मैं समझता हूँ इंटरल्यूड के बारे में काफी है, मैंने आपको बता दिया इंटरल्यूड के बारे में। अब जो अगला सेक्शन है उसको आर्टिस्टिक ड्रामा के नाम से जाना जाता है ना। जो अगला सेक्शन है, जस्ट अ सेकेंड, लेट मी मेक इट, यस, अगला जो सेक्शन है उसको आर्टिस्टिक ड्रामा के नाम से जाना जाता है। ठीक है। इसमें हम मॉडर्न ड्रामा, शेक्सपियर से लेके आगे की तरफ जो भी ड्रामास आ रहे हैं वो सबको डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। यहाँ तक हमने बात कर ली है। अब हम बात कर रहे हैं इनके जितने भी मेजर, ऊपर जो मैं एक बात बताना भूल गया था, है ना, ये डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश ड्रामा है। ऊपर जो मैं एक बात बताना भूल गया था, मैं आपको यहाँ कन्वे कर देता हूँ। वो ये कि इनका जो समय है ना, ये 10th से लेके 15th सेंचुरी तक है ना, मिडाइवल ड्रामा का। और उसी मिडाइवल ड्रामा में मिस्ट्री प्लेस और मोरलिटी प्लेस आ जाते हैं, है ना। साथ में जो बचा हुआ है वो भी, है ना। चलिए, रेनेसा की हम बात करने लग रहे हैं। रेनेसा समय है, सुनिए मेरी बात। इटली में क्या हुआ, टर्क्स ने कॉन्स्टेंटिनोपल नाम की एक जगह है, या उसको बाइजेंटाइन एम्पायर के नाम से भी जाना जाता है,
1453 के अराउंड टर्क लोगों ने आक्रमण कर दिया। और उस वक्त बाइजेंटाइन एम्पायर जो हुआ करते था वो लिटरेचर का हब होता था, है ना? तो जब वहां हमला किया गया तो कहीं ना कहीं वहां जितने भी स्कॉलर्स थे, पढ़े लिखे विद्वान लोग हुआ करते थे, उन्होंने अपने अपने हाथ में जो भी उनको पढ़ा, जो भी उनके लिटरेरी पीसेस वर्क थे, उनको लेकर वो कहीं ना कहीं पलायन कर गए दुनिया के अलग अलग हिस्सों में, है ना? तब से इस समय को रेनेसा के नाम से जाना जाता है। जब वो लोग अलग अलग हिस्सों में गए तो वहां जाके कहीं ना कहीं लिटरेचर का प्रसार हुआ, या फिर उनसे इन्फ्लुएंस होकर और कुछ लोग सीखे, और कह सकते हैं इस समय पे जो लिटरेचर था वो पनपना शुरू हो गया, है ना? इसको रेनेसा कहा जाता है। ये 16वीं से 17वीं सेंचुरी तक आ, ठीक है। इसमें जो ड्रामा हुआ फ्लरिश वो एलिजाबेथ फर्स्ट के टाइम पे हुआ, है ना? यहीं पे शेक्सपियर हुआ करते थे। और इस समय के जो फेमस प्ले राइट्स थे वो विलियम शेक्सपियर साहब, मार्लो मान लीजिए, और बेंजामिन जॉनसन, ठीक है। अब बेंजामिन जॉनसन के बारे में आपको एक याद रखनी है, इनका जो फेमस जॉनरा था वो ब्लड, येलो बाइल, है ना, ब्लैक वाइल और फ्लेम, ये चार जो फ्लूइड्स है ना, ये किसी भी व्यक्ति के कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं, है ना? और इन्हीं चार कैरेक्टर से कंट्रोल होगी। जैसे यदि कोई व्यक्ति में इसका लेवल ज्यादा है ब्लड का तो वो सैंग्विन होगा, मिलनसार होगा, है ना, खुश रहेगा, मुस्कुराता हुआ हंसता खेलता। तो इसी प्रकार ये चार हैं। जैसे ये ब्लैक वाइल हुआ तो ये वाला व्यक्ति डिप्रेशन में रहेगा, कहीं ना कहीं इसी से एसोसिएटेड एक वर्क है एनाटॉमी ऑफ मेलनकली, जिसको I unable to recall the name of the author actually right now. It sometimes happens in you are remembering and you are unable to remember. Yes, बर्टन के नाम से है ना? एनाटॉमी ऑफ मेलनकली जो वर्क है वो कहीं ना कहीं इसी थीम के साथ डील करता है, डिप्रेशन वाली से, ठीक है, ब्लैक वाइज, ठीक है। तो जो जॉनरा है कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स, उसका एसोसिएशन है बेंजामिन जॉनसन के साथ, आपको याद रखना है ना? और बेंजामिन जॉनसन एक फेमस लिरिसिस्ट भी है, लिरिसिस्ट जो पंक्तियां लिखें गाने वाली, है ना? और ये क्वेश्चन एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर ने पूछा, किसी को आप यदि जनरली जो व्यक्ति जिसको लिटरेचर का नॉलेज है आप उसके पास चले जाइए, उससे जाके पूछिएगा बेंजामिन जॉनसन के बारे में क्या जानते हैं, तो वो आपको इजीली बताएगा कि वो कॉमेडी ऑफ ह्यूमर स्टाइल में लिखते थे, है ना? और उनका जो फेमस जॉनरा हुआ करता था वो था कॉमेडी ऑफ ह्यूमर ड्रामा। लेकिन ऑन द अदर हैंड वो एक फेमस लिरिसिस्ट भी हैं, ये बहुत कम लोगों को पता होता है, ये एक्सेप्शन है, आपको याद रखना, ठीक है। अब कुछ फेमस यदि वर्क आप जानना चाहें बेंजामिन जॉनसन की तो कई वर्क्स हो सकते हैं, जैसे द एल्केमिस्ट हुआ, ये एक 5 एक्ट ड्रामा है ना? इन्हीं के द्वारा ये मतलब जो सोसाइटल थीम्स है उनसे उनके साथ डील करता है ना? और या फिर वॉलपॉन ले लीजिए, एपिसीन ले लीजिए, इनके कुछ फेमस ड्रामास हैं। अब जो थीम्स हुआ करती थी एलिजाबेथन समय पे उनके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। थीम्स होती थी ह्यूमनिज्म, पावर, लव, बेट्रायल, पॉलिटिक्स, ये कुछ फेमस थीम्स थी रेनेसा के ड्रामा में। अब हम आगे चल रहे हैं, हम बात कर रहे हैं रिस्टोरेशन ड्रामा। सॉरी, आफ्टर द प्यूरिटन बेन थिएटर रिवाइव, है ना? 1642 में थिएटर बंद हो गए थे, ठीक है। और फिर वापस जब रिज्यूम हो गए थिएटर दोबारा चालू हो गए ना, तो कॉमेडी ऑफ मैनर पे बहुत फोकस किया गया, है ना? कॉमेडी ऑफ मैनर, इसमें बाय शर्ली आ गया, है ना, विलियम कॉन्ग्रीव आ गया, जॉन वैनब्रो आ गया, है ना? इस प्रकार के कुछ ऑथर्स थे, है ना? जैसे बाय शर्ली का कंट्री वाइफ इसका बेस्ट एग्जांपल हो सकता है, कॉन्ग्रीव का द वे ऑफ द वर्ल्ड हो सकता है ना? चलो इस प्रकार से कुछ एग्जांपल्स इनके हो सकते हैं। अब रिस्टोरेशन एरा में थीम्स क्या क्या इनकी थी, ये विट पे लिख रहे थे, सटायर पे लिख रहे थे, एरिस्टोक्रेटिक सोसाइटी पे लिख रहे थे। कहीं ना कहीं ये सटराइज करने की कोशिश कर रहे थे हाई क्लास को, जो अपर क्लास था उसको। और यही वो समय है जहां से ड्रामा में फीमेल की एंट्री हुई, महिलाओं को स्टेज पे इन्होंने लाना शुरू कर दिया, इससे पहले महिलाएं स्टेज पे कभी नहीं आती, है ना? और
ये जो समय था इसमें कुल मिला के ये फेमस ही केवल इसलिए है कि आपस में हाई क्लास सोसाइटी कैसे आपस में कह सकते हैं, कैसे मतलब आपस में कटाक्ष हो रहे हैं, आपस में लड़ झगड़ रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं प्रेजेंट करने का प्रयास किया है रिस्टोरेशन ड्रामा में, है ना। डुअल एंटेंद्रे इसकी एक फेमस टर्म है ना। डुअल एंटेंद्रे मतलब एक चीज के दो अर्थ निकाले जाए, कहना कुछ और चाह रहा है लेकिन डीप मीनिंग कुछ और निकल रहा है ना। वल्गैरिटी मान लीजिए, इस समय का जो ड्रामा था वो बहुत वल्गर था, रिस्टोरेशन है ना। अब यदि 18th सेंचुरी के ड्रामा की बात करें तो ये लेस क्रिएटिव था, कहीं ना कहीं ये डाउनफॉल था ड्रामा के समय का। रीजन केवल ये था क्योंकि नॉवेल अब अपवार्ड होने लगे, ग्रोइंग स्टेज में आ गए, है ना। नॉवल का जो फॉर्म था ना वो ग्रोइंग स्टेज में आ गया था, लोग नॉवेल्स लिखना शुरू कर चुके थे यहाँ पे। और इस समय पे एक फेमस जॉनरा है जिसको सेंटिमेंटल कहा जाता है। सेंटिमेंटल ड्रामा ऐसा ड्रामा जिसमें थ्रू आउट ड्रामा कोई भी कैरेक्टर रोता ही रहे। जैसे मैन ऑफ फीलिंग हो गया हेनरी मैकेंजी का, स्कॉटिश प्ले राइट है और नोवेलिस्ट भी। और भी आप ले सकते हैं, हैरियट बीचर स्टो का अंकल टॉम्स केबिन हो गया, ये कुछ फेमस एग्जांपल्स हो सकते हैं इस जॉनरा में। ऑल्दो वो ड्रामा नहीं है, नोवेल की फॉर्म में लिखे, ठीक है। अब इसमें यदि आप प्ले राइट देखने चलें तो रिचर्ड ब्रेंसले सेरेडन को ले सकते हैं, जिनका फेमस वर्क है स्कूल फोर्स स्कैंडल ना। हार्सली क्रिटिसिज्म है कैसे एक महिला अफवाहें उड़ाने में विश्वास रखती है ना, लोगों की इज्जत का कहीं ना कहीं फालूदा करने का प्रयास करती है। ऑलिवर गोल्ड स्मिथ को ले लीजिए, ये फ्रेंड थे डॉक्टर सैमुअल जॉनसन के, वही डॉक्टर सैमुअल जॉनसन जिन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज की डिक्शनरी लिखी है। तो इनके द्वारा एक फेमस वर्क है सी स्टूप्स टू कॉन्क्वर, तो ये हो सकते हैं। अब 90th सेंचुरी ड्रामा की आप थोड़ी सी बात कर लेंगे। कहीं ना कहीं रोमांटिक लिटरेचर से ये इन्फ्लुएंस था, क्योंकि विलियम वर्ड्सवर्थ वगैरह हुए, पीबी शैली, ली हंट हुआ, है ना, कीट्स वगैरह, बायरन हुए, साउथ हुए, सब एग्जिस्ट कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं ये रोमांटिक लिटरेचर से इन्फ्लुएंस समय है। और इसी समय के इर्द गिर्द आपके एडिशन वगैरह जो हुए वो जो सब एडिशन कहीं ना कहीं, है ना, और रिचर्ड स्टील हुए, ये लोग भी कहीं ना कहीं थोड़ा लिखने का प्रयास कर रहे थे। वहीं डॉक्टर सैमुअल जॉनसन हिमसेल्फ वाज आल्सो ट्राई टू आई शुड से चेक हिज हैंड ऑन ड्रामा, है ना। तो उन्होंने भी कुछ कुछ लिखने का थोड़ा थोड़ा प्रयास किया था, है ना। वो जो टाइप था वो मेलो ड्रामा था। मेलो ड्रामा मैंने आपको बताया ना, मेलो ड्रामा एक ऐसा ड्रामा जिसमें प्रॉपर ड्रामेटिक एलिमेंट्स हो, है ना, प्यार हो रहा है, बिट्रायल हो रहा है, फिर मर्डर हो रहा है ना, अंत में किसी की डेथ हो जा रही है, ऐसे कुछ। रियलिज्म यहीं से राइज होना शुरू हुआ। रियलिज्म वो है जो चीजों को जैसा है वैसा प्रोजेक्ट करने का प्रयास कर रहा है, ठीक है। और इसके लिए आई थिंक सो फेमस है मिस्टर चार्ल्स डिकेंस, नोवेल की फॉर्म में, है ना, नोवेल की फॉर्म। अब ट्रांजिशन टू सोशल इश्यूज, यहाँ से पहले तक फालतू फालतू की बातें चल रही थी, कोई भी सोशल इश्यूज की बात नहीं कर रहा था। इस समय के बाद में लिटरेचर में सोशल इश्यूज की थीम बना के प्लेस या नॉवेल्स या पोएट्रियां लिखना शुरू कर दी, ठीक है। अब हम बात करने लग रहे हैं 20th सेंचुरी ड्रामा की। देखिए सर, ये रियलिज्म और नेचुरलिज्म दोनों को साथ लेकर चली है ये जो ड्रामा की फॉर्म है 20th सेंचुरी। और इसी 20th सेंचुरी में एक ऑथर आते हैं जिनका नाम है जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, ये आयरिश ऑथर थे, है ना, आयरिश ऑथर थे, और इनको फादर ऑफ मॉडर्न इंग्लिश ड्रामा के नाम से जाना जाता है ना। इसको जॉर्ज बर्नार्ड शो, है ना। और ये रियलिज्म नेचुरलिज्म पर फोकस करते थे, ये कहीं ना कहीं सोसाइटल इश्यूज को उठा के वर्क्स लिखा करते थे। उदाहरण के तौर पे मिसेस लॉरेंस प्रोफेशन, वो कहीं ना कहीं एक महिला ऐसी होती हैं जो अपना शरीर बेच के अपना घर चलाती हैं, अपनी बच्ची को पढ़ाती हैं लिखाती हैं। तो ऐसे इश्यूज पे कैसे सोसाइटी डुअल स्टैंडर्ड में डील करती है ना, एक और वहीं उसका क्रिटिसिज्म कर रहे हो, दूसरी ओर तुम स्वयं उसके पास जा रहे हो,
कुछ इस प्रकार से, है ना। और भी कई थीम्स के साथ मिस्टर बर्नार्ड शॉ ने डील किया है ना, उनमें हम कहीं ना कहीं उनके विषय में हम बात करेंगे अगली वीडियो में, ठीक है। अब मॉडर्निस्ट ड्रामा नया ड्रामा है, सोशल थीम्स के साथ डील कर रहा है, नए एरा में जो भी है, ये कहीं ना कहीं ऑब्जेक्टिविटी से हटके, ऑब्जेक्टिविटी समथिंग जो सारे लोगों के ऊपर अप्लाई करें, सब्जेक्टिविटी पे आ गए। ये सब्जेक्टिविटी वैसे जैसे मैं गौरव शर्मा हूँ, मेरी अपनी एक फीलिंग है, मैं अपनी फीलिंग को बयां करने का प्रयास कर रहा हूँ किसी वर्क में। तो ये जो लिटरेचर था 20th सेंचुरी का, ये ऑब्जेक्टिविटी से हटके सब्जेक्टिविटी पे फोकस करता है। इसके फेमस एग्जांपल के तौर पर यदि हम देखना चाहें तो टी.एस. एलियट आपको ले सकते हैं, जिनका फेमस वर्क है मर्डर इन कैथेड्रल। ये वही कैथेड्रल है जहां थॉमस ए बेकेट का एसेसिनेशन हुआ था। इसका रेफरेंस आपको देखने को मिलेगा कैंटरबरी टेल्स रिटन बाय मिस्टर जियोफ्री चौसर। ओके, अब एक और टाइप का ड्रामा हो सकता है, वो एब्सर्ड ड्रामा है। अब्सर्ड ड्रामा या अब्सर्डिटी ऑफ लाइफ, कुछ ऐसी चीज जहां व्यक्ति के पास करने के लिए कुछ है नहीं, कोई एम नहीं है, जिए जा रहा है, खा रहा है, पी रहा है ना, कुल मिला के एमलेस ऐसे ही भटकता फिर रहा है। और ये स्थिति लोगों की तब हुई जब उनका ईश्वर से विश्वास उठ गया। ईश्वर से विश्वास ऐसे उठा, पहले लोग भक्ति में लीन थे, कहीं ना कहीं भगवान को मानते थे, उनका मानना था कि ईश्वर सबको बचा लेता है और कोई भी अनहोनी समाज में या कह सकते हैं हमसे जुड़े लोगों के साथ नहीं हो सकती है, होने नहीं देता है। तो जब वर्ल्ड वार होता है, लोग बहुत सारे मरते हैं, लोगों का फेथ रिलीजन से हट जाता है कि गॉड इज नोवेयर, इफ गॉड इज देयर देन ही मस्ट हैव सेव्ड पीपल, है ना, कि लोगों को भगवान बचा लेता है यदि होता तो। अब चूंकि एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस आ गया गॉड का, तो वहां से एक जोनरा निकला जिसको अब्सर्डिटी के नाम से या अब्सर्डिज्म के नाम से जानते हैं। ये एक थ्योरी है पोस्ट मॉडर्निज्म की। इसी के अंदर आता है अब्सर्ड ड्रामा। अब्सर्ड ड्रामा में ऐसे कैरेक्टर्स डिजाइन किए जाते हैं जो रिपीटेडली सेम सेम चीजों पर बात करते हैं। उदाहरण के तौर पर वेटिंग फॉर गोडोट रिटन बाय मिस्टर सैमुअल बेकेट, इन्होंने पहले ये प्ले फ्रेंच लैंग्वेज में लिखा, उसके बाद में इसको ट्रांसलेशन किया इंग्लिश में। ये आइरिश प्ले राइट है मिस्टर सैमुअल बेकेट। इसमें डोडो और गिगी करके दो कैरेक्टर हैं, है ना, गोगो और डीडी करके दो कैरेक्टर हैं। एस्ट्रागोन व्लादिमीर ओरिजिनल नाम उनके ये है, ठीक है। तो वो कहीं ना किसी किसी गूडूट का इंतजार कर रहे हैं और लगातार इंतजार किए जा रहे हैं दिनों दिनों तक, वहां से कहीं हिल भी नहीं रहे कि शायद कहीं गोडूट आ जाए, और उसमें यही पता नहीं चलता है कौन गोडूट है, क्यों आ रहे हैं, इनको क्या उनसे लेना देना है। थ्रू आउट द प्ले बस यही कहते रहते हैं, वी आर वेटिंग फॉर द गोडूट, वी आर वेटिंग फॉर द गोडूट, है ना। बिल्कुल इसी प्रकार से एक और फेमस प्ले राइट है इसी जॉनरा का, जिसका नाम है अल्बर्ट अल्बी। उसने एक फेमस वर्क लिखा है जू स्टोरी। इसमें क्या होता है, दो व्यक्ति होते हैं, उनमें से एक व्यक्ति चिड़ियाघर से आया है, दूसरा पार्क में आराम से संडे के दिन बैठ के अखबार पढ़ रहा है ना। तो क्या होता है, जो दूसरा पार्क से होके आया है वो उसका अखबार छीन लेता है, उससे कहता है टुडे आई बीन टू जू, है ना, कि आज मैं जू होके आया हूँ। और इसी रिपीटेड बात को वो लगातार कहता है। आप देखेंगे कि पूरी कह सकते हैं इस कहानी में ये बार बार यही दोहराता है कि आज मैं जू स्टोरी हो गया है। उसमें आपको कहीं एक तर्क, एक अर्थ पता नहीं चलेगा, आपको कहीं ना कहीं डिटैचमेंट फील होगा, कैरेक्टर का एक प्योर प्लॉट नहीं होगा, आपको आप समझने का प्रयास करेंगे, आपको उसकी समस्याएं परेशानियां दिखेंगी, पर कोई ऐसा फ्लो वाला प्लॉट नहीं दिखेगा। तो ये होता है अब्सर्ड ड्रामा। एक और टाइप है थिएटर का, उसको एपिक थिएटर के नाम से जाना जाता है। इस थिएटर को फाउंड किया था मिस्टर बर्टोल्ट ब्रेस्ट ने, ये जर्मन ड्रामेटिस्ट हैं, ड्रामेटिस्ट मान लीजिए या फिर थिएटर डायरेक्टर मान लीजिए, है ना। इन्होंने एपिक थिएटर का फाउंडेशन किया, है ना। इस थिएटर में क्या होता है, ये जर्नल थिएटर से बहुत अलग थिएटर है, ये मॉडर्न थिएटर है, आज के युग का थिएटर है। ये ऐसा थिएटर है, इसमें ये होता है, आप जब जनरली ड्रामा देखने जाते हैं या कहीं मूवी देखने जाते हैं तो आप टोटली कनेक्टेड हो जाते हैं, बाहर के वर्ल्ड से आपका नाता ही नहीं रहता, आपको मतलब ऐसा है आप खो जाते हो उस दुनिया में, मूवी में या ड्रामा में। लेकिन इसने जो एपिक थिएटर बनाया, इस थिएटर को इसने बनाया कि लोग देखने आए, लोग देखने आएंगे, तो इसमें एक टर्म का इस्तेमाल किया जाता है, एलिनेशन इफेक्ट, ठीक है। ये इसका इस्तेमाल देखने को मिलता है, तो इसमें बार बार जो ऑडियंस है उससे उनसे इंटरेक्ट करने का प्रयास किया जाता है कि तुम यहाँ जो देखने आए हो वो केवल ऐसा नहीं है कि आप बस ऐसे ही आओगे, चुपचाप आके बैठ जाओगे, सुन लोगे और बाहर चले जाओगे, कुछ पता ही नहीं चलेगा।
बार बार टॉर्चर कर रहे हैं ऑडियंस को, और सोशल इश्यूज के ऊपर बात हो रही है। ये वो ड्रामा नहीं है जिसमें आप कामली जाओगे, बैठोगे, लव स्टोरी देखोगे, वापस आ जाओ, ऐसा नहीं, सोशल इश्यूज के ऊपर बात हो रही है। हाईलाइट्स का इस्तेमाल किया जा रहा है ना, जिससे लोगों को कह सकते हैं इमोशनली थोड़ा सा दूर रखा जाए कहानी से, है ना। अब कंटेम्परेरी ड्रामा देख लीजिए 21वीं सेंचुरी का। आइए साहब, एक्सपेरिमेंटल थिएटर है ये, है ना, एक्सपेरिमेंट होना शुरू हो गया, फेमिनिस्ट प्लेस आने लगे, पॉलिटिकल ड्रामा हो गया, ब्लेंडिंग ऑफ मल्टीमीडिया, स्ट्रीट थिएटर, ग्लोबल इन्फ्लुएंस। स्ट्रीट थिएटर कोई भी ऐसा थिएटर जहां सपोज आप मार्केट में खड़े हो, चार लोग आपस में लड़ रहे हैं, किसी इशू इशू पर किसी पे बात कर रहे हैं, है ना? आपको नहीं पता वो एक्टिंग कर रहे हैं बीच रोड पर वो कहीं ना कहीं एक सोशल मैसेज कन्वे करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस प्रकार के थिएटर को स्ट्रीट थिएटर कहा जाता है, और लोगों को इसमें पता नहीं चलता है कि परफॉर्मेंस चल रहा है ना। ग्लोबल इन्फ्लुएंस है ही, पूरी दुनिया में छा गया है, कहीं ना कहीं हर जगह एक जैसे सेम एलिमेंट्स देखने को मिल रहे हैं, है ना। और इसमें कहीं ना कहीं मल्टी मीडिया का ब्लेंड हुआ है। तो मल्टीमीडिया का ब्लेंड ऐसे कि आज के समय में यदि आप कहीं किसी थिएटर में जाते हैं ड्रामा देखने, तो सीनरीज चेंज कर देते हैं, पीछे बड़ी बड़ी एलईडीज लगी हुई हैं, बड़ी बड़ी लाइट लगी हुई हैं, और अच्छी अच्छी कह सकते हैं कॉस्ट्यूम्स डिजाइन करने लग रहे हैं, है ना, ऐसी कुछ चीज। अब टाइप ऑफ ड्रामा की बात कर लीजिए थोड़ा सा, है ना। इंग्लिश की पर्सपेक्टिव पे चल रहे हैं, इंग्लिश क्या वो तो सब में जॉनर आ जाएगा। ट्रेजेडी, इनकी जो थीम्स होती हैं वो सीरियस होती हैं, इसमें कहीं ना कहीं हीरो का डाउनफॉल दिखाया जाता है। शेक्सपियर का हैमलेट ले लीजिए, मैकबेथ ले लीजिए, ओथेलो ले लीजिए, ठीक है। कॉमेडी ह्यूमरस होता है, इनमें हैप्पी एंडिंग होती है ना। उदाहरण के तौर पर ट्वेल्थ नाइट, है ना। ट्रेजाई कॉमेडी इसको फाउंड किया मिस्टर शेक्सपियर ने, ये मिक्सचर है कॉमेडी और ट्रेजेडी का। शेक्सपियर का टेम्पेस्ट इसका बेस्ट एग्जांपल है, ठीक है। इनके बारे में हम बात करेंगे, टेम्पेस्ट के बारे में और हेमलेट के बारे में, ये दोनों हमारे सिलेबस में प्रिस्क्राइब है, ओके। उसके बाद में मेलोड्रामा, तो ये एक्सेजरेटेड इमोशंस को और सेंसेशनल कह सकते हैं, जो लोगों की प्रवृत्तियां उनको दिखाने का कहीं ना कहीं प्रयास करते हैं, 19th सेंचुरी से है ना। ऑब्जर्व ड्रामा हाईलाइट करता है मीनिंग लेसनेस ऑफ लाइफ, है ना, कि जो जीवन है उसमें कोई मीनिंग नहीं है, कोई एम नहीं है ना? और इनसे कह सकते हैं इस टर्म से या फिर इस डोमेन से जुड़े हुए जो ऑथर है मिस्टर बैकेट याल्डी, है ना। तो आज हमने जो है बात करी है पूरी तरह से, हमने ड्रामा का एवोल्यूशन पढ़ लिया है ना। अब हम अगली क्लास में जो भी फेमस वर्क्स हैं जो इनके कह सकते हैं ड्रामा के अंदर फॉल करते हैं, जो एमपी टेट के सिलेबस में प्रिस्क्राइब्ड हैं, हम उनके ऊपर बात करेंगे। मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। If you found my videos useful for you, kindly like and share my videos and do subscribe the channel. Thank you very much.